हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूटी विद डॉटर। तो मैंने आज के वीडियो में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज अभी हम डिस्कस करेंगे 25 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट वाइज है एग्जाम के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जो मैंने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन बताया, उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसेगा, आप याद रखिएगा। इसलिए इस वीडियो पर आप लगातार बने रहिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं हर एक वीडियो का एक्सप्लेनेशन इसलिए देती हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। मैच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ वर्कर विथ पॉपुलेशन कवरेज, यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जनसंख्या का उसका मिलान करना है। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो जो आशा होती है, ठीक है, आशा का जो पॉपुलेशन होता है वो कितना पॉपुलेशन कवर करती है आशा? 1000 पॉपुलेशन को। ठीक है, तो प्रत्येक 1000 की आबादी या एक गांव पर एक आशा कार्यकर्ता को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यह समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या करती है? वो सेतु का काम करती है, जो कि क्या है? राइट है। मतलब जो आशा होती है वह 1000 पॉपुलेशन के ऊपर काम करती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? एएनएम। जो एएनएम यानी कि जो एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती है, वो 5000 पॉपुलेशन के ऊपर काम करती है। मतलब कि एक एएनएम को 5000 की ग्रामीण आबादी या 3000 की कठिन भौगोलिक स्थिति की जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, उसे मातृत्व से माता का, शिशु का स्वास्थ्य और टीकाकरण आदि का वो कार्य करती है। मतलब कि मदर को जो टीटी लगाते हैं, जो गर्भवती माताओं को टीटी है ना, शिशु को जो टीकाकरण लगाया जाता है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल आदि जितना भी कार्य होता है वो कौन करती है? एएनएम करती है। एएनएम को 5000 के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी में देखा जाता है और प्लेन एरिया में 3000 की पॉपुलेशन को वो कार्य करती है। क्लियर है? तो ये भी करेक्ट है। एएनएम जो होता है 5000 पॉपुलेशन वाला। उसके बाद क्या बोल रहा है? एमपीडब्ल्यू जो 5000 पॉपुलेशन। तो यह भी जो होता है वो 5000 की आबादी को कवर करता है। वो पर्यावरण स्वच्छता, मतलब कि क्या होता है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में बताता है ना, मलेरिया नियंत्रण के बारे में बताता है, जल जनित रोगों की निगरानी करता है। ठीक है, ये सब कौन करता है? एमपीडब्ल्यू करता है। तो आशा जो है 1000 पॉपुलेशन कवर करती है, एना 5000 पॉपुलेशन कवर करता है, एमपीडब्ल्यू भी 5000 पॉपुलेशन कवर करता है। और जो मेडिकल ऑफिसर जो बोल रहा है वो 300 जो है वो गलत है। जो मेडिकल ऑफिसर जो होता है वो 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। यानी कि एक मेडिकल ऑफिसर में पीएससी के स्तर पर लगभग 30,000 जनसंख्या या आदिवासी क्षेत्र में 20,000 जनसंख्या के ऊपर एक चिकित्सीय सेवा के जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये कैसे मैच करेंगे? आशा को 1000 पॉपुलेशन के ऊपर कवर किया, मतलब आशा 1000 पॉपुलेशन कवर करती है क्योंकि प्रत्येक 1000 की आबादी में एक आशा को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, एएनएम जो होता है वो 5000 पॉपुलेशन की आबादी को कवर करती है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी का आबादी को कवर करती है? 5000। और प्लेन एरिया में 3000 पॉपुलेशन कवर करती है। एमपीडब्ल्यू जो होता है वो 5000, आप ये भी 5000 पॉपुलेशन को कवर करता है, जो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, मलेरिया नियंत्रण, ये सब के बारे में जानकारी देता है। और जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो 30,000 पॉपुलेशन को क्या करता है? वो कवर करता है, ना कि 300। गलत है। ठीक है, 30,000 पॉपुलेशन को वो कवर करता है। ठीक है, और आदिवासी क्षेत्र में 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मैच द फॉलोइंग वैक्सीन विद देयर शेड्यूल। टीकों का समय सीढ़ना से मिलान करना है। ठीक है, तो जो बीसीजी होता है, बीसीजी किस में लगाते हैं? तो बीसीजी को लगाया जाता है 8 बर्थ में। बीसीजी को किस में लगाया जाता है? बीसीजी को 8 बर्थ में लगाया जाता है। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस क्लैमिटी गुरिन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस। क्या है फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म है बैसिलस क्लैमिटी गुरिन। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म? तो बीसीजी का फुल फॉर्म है बेसिली कैमिटी गुरिन है। ठीक है, उसे 8 बर्थ में दिया जाता है। वो किसके लिए दिया जाता है? तो उसे बीसी मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए दिया जाता है। जन्म के समय आता है, इंटरडर्मल लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ओपीवी। ओपीवी को भी 8 बर्थ में दिया जाता है, 0 डोज लगाते हैं, 8 बर्थ में लगाया जाता है। यह नवजात के जन्म के समय ही दिया जाता है ताकि पोलियो वायरस से प्रारंभिक सुरक्षा मिल सके। उसके बाद दिया है मिजल्स। मिजल्स को किसके लिए आता है? मिजल्स को खसरे के लगाया जाता है, जिसको 9 मंथ में लगाया जाता है। ये भी क्लियर है। यह 9 वर्ष की आयु में दिया जाता है ताकि बच्चे को खसरे से बचाया जा सके। ठीक है, और जो डीपीटी बूस्टर डोज दिया है वो 4 ईयर जो दिया है ना, वो जो दिया है उसमें क्या होता है? जो डीपीटी होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया परट्यूटरी टिटनस
बूस्टर डोज लगाया जाता है। ठीक है, तो यह जो होता है वो 4 to 6 ईयर की उम्र में दिया जाता है, ताकि पहले दिए गए डीपीटी टीकों को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके। तो डीपीटी का बूस्टर डोज कब लगाते हैं, तो डीपीटी का जो बूस्टर डोज लगता है 4 to 6 ईयर में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ऑल करेक्ट, जो आंसर है वो करेक्ट है। ये सभी टीके जो होते हैं वो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि यूआई के अंतर्गत दिए जाते हैं। ठीक है, तो बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी को ये एट बर्थ में लगाया जाता है, जन्म के 24 घंटे के अंदर इसे लगाना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता पूछे कि 24 आवर्स के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है, जन्म से लेके 24 घंटे, जन्म से लेके 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है, तो लगाया जाता है बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी को लगाया जाता है। ठीक है, और डीपीटी का जो बूस्टर डोज जो होता है, बूस्टर का उसका 10 to 16 वर्ष की आयु में टीटनस टॉक्साइड भी दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ऑल आर वेक्टर बॉर्न डिजीज एक्सेप्ट, सभी वाहक जनित रोग है सिवाय एक को छोड़ के। तो कौन कौन से वेक्टर बॉर्न डिजीज है मलेरिया जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज है, डेंगू भी क्या है वेक्टर बॉर्न डिजीज है, काला आजार भी क्या है वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो टिटनस इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। ठीक है, मलेरिया, डेंगू, काला आजार सभी क्या करते हैं, सभी जो होते हैं वो वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं, जिनमें रोग मच्छर या कीट वाहन के माध्यम से क्या होता है फैलते हैं। जैसे कि जो मलेरिया होता है वो एनाफिलस मच्छर से फैलता है, डेंगू किससे फैलेगा, एडिस एजिप्टी से फैलेगा, और जो काला आजार जिसे बोलते हैं वो किससे फैलेगा, ये फेलिबोटोमा सैंडफ्लाई से फैलता है। ठीक है, लेकिन जो टिटनस होता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, बैक्टीरियल संक्रमण होता है जो कि क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी जीवाणु से होता है। ठीक है, यह जीवाणु जो होता है मिट्टी या जंग लगी वस्तुओं में पाया जाता है और घाव के माध्यम से शरीर में क्या करता है, वो प्रवेश करता है। ठीक है, इसलिए इसका किसी वाहक से कोई संबंध नहीं है, इसलिए नॉन वेक्टर बॉर्न डिजीज कहलाता है। क्लियर है, इसका बचाव एकमात्र तरीका है टीटी वैक्सीन। क्लियर है, तो मलेरिया जो होता है किससे फैलता है, मलेरिया फैलता है एनाफिलस मॉस्किटो से, डेंगू फैलता है एडिस एजिप्टी से, और जो काला आजार फैलता है फ्लूटोमास सैंडफ्लाई से फैलता है। ठीक है, और टिटनस जो होता है वो क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी से फैलता है। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। मैच द फॉलोइंग हेल्थ डे, स्वास्थ्य दिवस का मिलान करना है, इसमें से कौन सा एक गलत हमें ये देखना है। ठीक है, तो 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड टीबी डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड टीबी डे को सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि राइट है। वर्ल्ड एड्स डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 दिसंबर को। डब्ल्यूएचओ कब सेलिब्रेट किया जाता है, 7 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और वर्ल्ड कैंसर डे 31 मई को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड कैंसर डे को 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जो 31 मई दिया है ना विश्व कैंसर दिवस जो दिया है वो की गलत है। ठीक है, क्योंकि 31 मई को वर्ल्ड वो कहते हैं वर्ल्ड विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड नंबर टोबैको डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, तो आप लोग को ये जो डे वाइज है आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है ये कि वर्ल्ड टीबी के डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 31 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड नंबर टोबैको डे होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ऑल आर कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सभी घटक है सिवाय एक को छोड़ के। तो प्राइमरी हेल्थ केयर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पहले मैंने कल भी क्वेश्चन में बताया था ना, प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन कौन से कंपोनेंट होता है। पहला क्या करना है हमें, पहले हमें देना है हेल्थ एजुकेशन देना है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, हाई कॉस्ट सर्जरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर की जो संकल्पना करके 1978 के अल्मा एटा संपलन में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी इसकी, तो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो था उसको डिक्लेयर किया गया था एल्मा एटा डिक्लेरेशन 1978 में। इसकी 8 मुख्य घटक को डिवाइड किया गया। कौन कौन थे, पहला था स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, सुरक्षित जल है ना, मातृत्व एंड शिशु स्वास्थ्य,
टीकाकरण, संक्रामक रोगों का नियंत्रण और आवश्यक दवाएं और परिवार नियोजन। इसका उसका क्या था, ये इसका उद्देश्य ये था कि प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती, सुलभ और सामुदायिक भागीदारी से वाली सेवाएं मिली। ठीक है, तो मुख्य घटक कौन कौन थे? 8 मुख्य घटक थे। कौन कौन से? स्वास्थ्य शिक्षा देना, पोषण देना, है ना, सुरक्षित जल देना, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, और क्या था, स्वस्थ संक्रामक रोगों का नियंत्रण करना था, और आवश्यक दवाई और प्रवाह नियोजन के बारे में जानकारी देना था। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन दिया है वो हाई कॉस्ट सर्जरी इस प्रणाली का हिस्सा नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई सर्जरी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, ये जो सर्जरी होती है वो जिला अस्पताल में होती है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर डी गलत है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। मैच द फॉलोइंग फैमिली प्लानिंग मेथड एंड ड्यूरेशन। गर्भ निरोधक विधि और अवधि का मिलान करें। तो जो मालायन, जो क्वेश्चन बताया है मालायन, ठीक है, तो मालायन क्या है? एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है। ठीक है, ये जो मैंने बताया था ना मालायन को कैसे लिया जाता है, तब इसको पूरा क्लियर कर चुका थे मैंने। एक बार और वीडियो आप जाके देख सकते हैं पार्ट 1 में। इसका जो पार्ट 1 था ना, 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन को मैंने मालायन को अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया है, तो आप इस वीडियो को जाके पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो जो माला एन क्या है? माला एन एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है जो उसे प्रतिदिन ली जाती है। ठीक है ना। और उसके बाद होता है कॉपर टी। कॉपर टी 380 जो होता है वो 10 ईयर्स के लिए होता है, वो भी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद होता है टुबक्टॉमी। टुबक्टॉमी क्या है? एक परमानेंट मेथड है, ये भी करेक्ट है। और जो कॉन्डम बोल रहा है वो 3 मंथ, जो कि गलत है। कॉन्डम क्या है? एक अस्थायी बाधा विधि है जो हर बार संभोग के समय उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, न कि 3 महीने के लिए। ठीक है, तो जो कॉन्डम 3 मंथ के लिए वो गलत है। ठीक है, इन विधियों को सही समझ एएनएम और एमपीडब्ल्यू को इसलिए जरूरी है ताकि वे दंपतियों को सही सलाह दे सके। और उससे क्या होता है, मतलब एक कंट्रासेप्टिव के लिए उसे मतलब कंट्रासेप्टिव यूज जो बैरियर मेथड, कंट्रासेप्टिव क्या है? एक मतलब जो कॉन्डम है, जो कॉन्डम क्या है? एक बैरियर मेथड है। ठीक है, तो उसे अगर उसको नॉलेज अच्छा रहेगा, मतलब एन एमपीडब्ल्यू को पता रहेगा सब चीज, वो तब वो क्या करते हैं, अदर जो लोग रहेंगे, कम्युनिटी के जो लोग रहेंगे, उन्हें भी अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्डम रहता है वो 3 मंथ के लिए नहीं रहता है। ठीक है, ये एक बैरियर मेथड है। ठीक है, ये क्या है? एक बैरियर मेथड है। जब भी हर बार समूह करेंगे तो अलग अलग इसे कहते हैं उपयोग में लाई जाती है। क्लियर है? तो मालायन क्या है? मालायन को डेली खाना रहता है। मेंसेस जैसे कि पहला दिन शुरू हुआ, जैसे ही वो डे 1 शुरू हुआ, ठीक है, मेंसेस के डे 1 से इसे क्या होता है? उसे लगातार लेना रहता है। ठीक है, टोटल 28 पिल्स ली जाती है। क्लियर है? आप जाके इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ऑल आर फंक्शन ऑफ एएनएम एक्सेप्ट। एएनएम के सभी कार्य हैं सिवाय एक को छोड़ के। एएनएम के सभी कार्य क्या क्या है? ऑप्शन ए एएनसी चेकअप, है ना, ऑप्शन बी कंडक्टिंग नॉर्मल डिलीवरी, ऑप्शन सी सर्जरी, ऑप्शन डी इम्यूनाइजेशन। तो एएनएम जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं, गर्भवती माताओं और बच्चों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की प्रमुख कार्यकर्ता होती है। ठीक है, इसका कार्य क्या क्या होता है? एएनसी जांच करना होता है, डिलीवरी में सहायता करना होता है, टीकाकरण करना होता है, और स्वास्थ्य शिक्षा देना शामिल होता है। ठीक है, सर्जरी करना एएनएम का कोई काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर नंबर सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ आरसीएच। आरसीएच का पूरा नाम क्या है? आरसीएच का पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, तो यह जो कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1997 में शुरू किया गया था। आरसीएच प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो आरसीएच प्रोग्राम को कब शुरू किया गया था? आरसीएच प्रोग्राम को शुरू किया गया था 1997 में। आरसीएच प्रोग्राम को शुरू किया गया था। ठीक है, उसका उद्देश्य था कि महिलाओं और बच्चों को संपूर्ण स्वास्थ्य की देखभाल करना था। इसके 2 मुख्य घटक थे। कौन कौन से? रिप्रोडक्टिव हेल्थ था और चाइल्ड हेल्थ था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि इसको प्रजनन नियोजन, सुरक्षित प्रसव के लिए, अब प्रजनन रोगों का उपचार के लिए इसका इसमें शामिल किया गया था। चाइल्ड हेल्थ में टीकाकरण शामिल किया गया था, कुपोषण से बचाना था, और शिशु मृत्यु दर को कम करना था। क्लियर है? मतलब यह जो कार्यक्रम था, मातृत्व दर और शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर घटनाओं पर केंद्रित था। ठीक है, और जो आरसीएच जो सेकेंड जो चरण लागू हुआ, आरसीएच सेकेंड चरण कब लागू हुआ? तो आरसीएच का जो सेकेंड चरण लागू हुआ वो 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, जिसमें जननी सुरक्षा योजना यानी कि जेएसवाई और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यानी कि जेएसएसके को जोड़ा गया था। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था? हर माँ और हर बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं मिले। क्लियर है? तो आरसीएच जो सेकंड था वो कब लागू हुआ था? आरसीएच सेकंड लागू हुआ था 2005 में। और आरसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ।
आरसीएच प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो आरसीएच प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1997 में। क्लियर है? और आरसीएच सेकेंड कब आया था? आरसीएच सेकेंड था 2005 में। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मैच द फॉलोइंग प्रोग्राम, कार्यक्रमों का मिलान करना है। नेशनल लेप्रेसी एजुकेशन प्रोग्राम लेप्रेसी के लिए चलाया गया था, ठीक है, जो कुष्ठ रोग से संबंधित होता है। नेशनल लेप्रेसी एजुकेशन प्रोग्राम क्या था? लेप्रेसी के लिए था। जो नेशनल लेप्रेसी एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो लॉन्चड हुआ था 1983 में, ठीक है। और उसको रीनेम कब किया गया था? इसको रीनेम किया गया था नेशनल लेप्रेसी एजुकेशन प्रोग्राम में। उसके बाद था नेशनल क्या था, नेक्स्ट क्या है, नेशनल डायबिटिक डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें ना एन डी, इसमें जो ऑप्शन दिया है ना ये बी NDDCP, ये गलत है, ठीक है, गलत छप गया है। तो इसमें क्या था, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, वो चाह डेंगू के लिए, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेना, ये गलत दिया हुआ है। NDDC कोई प्रोग्राम नहीं होता है, NDDC क्या है, कोई प्रोग्राम नहीं, गलत है। इसकी जगह क्या आएगा, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल क्या है, डेंगू, ठीक है। तो नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2003 में। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2003 में। नेशनल लेप्रेसी एजुकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? नेशनल लेप्रेसी एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1983 में, ठीक है। उसके बाद आर कॉजेस ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी एक्सेप्ट, यानी कि मातृ मृत्यु के सभी कारण है सिवाय एक को छोड़ के, ठीक है। तो मातृ मृत्यु का कारण क्या क्या होता है? ऑप्शन में दिया है हेमरेज यानी कि रक्तस्राव होता है, ऑप्शन बी इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण, ऑप्शन सी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर यानी कि अवरोधक प्रसव, ऑप्शन डी कॉमन कोल्ड यानी कि साधारण सर्दी जुकाम। जो तो साधारण सर्दी जुकाम जो है वो मातृ मृत्यु का कारण नहीं है, ठीक है। क्या होता है? मैटरनल मोर्टालिटी मीन्स होता है डेथ ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्डहुड और विद इन 42 डेज ऑफ डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, ड्यू टू कॉजेस ऑफ रिलेटेड टू द अग्रीवेटेड बाय प्रेगनेंसी, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है ये, यानी कि क्या होता है, अगर मदर की मृत्यु हो जाती है, मैटरनल की मोर्टालिटी डेथ होती है, कब होती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय, चाइल्ड बर्थ के समय, या विद इन 42 डेज आफ्टर डिलीवरी समय, जिस कारण अगर डेथ हो जाता है उसे क्या बोला जाता है? मैटरनल मोर्टालिटी कहा जाता है, ठीक है। तो किस वजह से होता है, क्यों मैटरनल की मोर्टालिटी होती है, किस कारण से होता है? तो हेमरेज यानी कि रक्तस्राव की वजह से होता है, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से होता है ना। अगर आफ्टर डिलीवरी अगर पिपेरियल सेप्सिस हो गया, ड्यूरिंग अबॉर्शन के समय हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, जो इन्फेक्शन की वजह से जो डेथ होता है उसे क्या होता है? मैटरनल मोर्टालिटी का कॉज करता है ये। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से हो सकता है ना। और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर यानी कि उच्च रक्तचाप से संबंधित जटिलताएं जैसे कि इक्लेम्शिया, प्रीक्लेम्शिया, ठीक है, जो क्या कॉज करता है? कन्वर्जन को क्रॉस करता है, ब्रेन में हेमरेज कर सकता है। क्लियर है? तो कॉमन जो कोल्ड है जो कि तो गाइस नहीं आज है।